आज सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक और मौका है अपने सपनों को साकार करने का। नमस्कार, मैं हूं निधि और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। दोस्तों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सकारात्मक विचारों के साथ आज का सुविचार। पुस्तकें वह विरासत हैं जो मानव जाति के लिए एक महान प्रतिभा छोड़ती हैं, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक उन लोगों तक पहुंचाई जाती हैं जो अभी जन्मे तक नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, पुस्तकें वो विरासत हैं जो हमें अतीत और भविष्य के बारे में बताती हैं। एक अच्छी किताब पढ़ना यानी पिछली सदी के महान व्यक्तियों के बारे में जानना उनसे बातचीत करने के बराबर है। और दोस्तों, आइए चलते हैं आज के विषय की ओर, देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। विषय जानने से पहले हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य है अनमोल, इसका नहीं कोई मोल। यानी कि हमारे जीवन के लिए संतुलित भोजन और पौष्टिक आहार बेहद ज़रूरी है। अपने भोजन में, प्रतिदिन के भोजन में आपको सम्मिलित करना है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण और जल। जी हाँ, हम मना रहे हैं पोषण माह, तो आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। स्वस्थ और तंदुरुस्त बचपन का आधार है पौष्टिक भोजन। सबौली लखनऊ के निवासी इस बात को अब अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। पोषण अभियान की वजह से अब यहाँ सुखद परिवर्तन आ रहा है। इस देशव्यापी अभियान का लक्ष्य है देश से कुपोषण को परास्त करना। आइए मिलते हैं यहाँ की एक लाभार्थी दुर्गा कश्यप से। मेरा नाम है दुर्गा, मैं सबौली में रहती हूँ और हमारे 2 ट्विंस बेटियाँ हुई हैं और एक बेटी हमारी बड़ी है, वो भी 2.5 साल की है। आंगनबाड़ी से दलिया मिलती, दूध और ये दाल, तेल और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें आंगनबाड़ी से मिलती हैं। और प्रधानमंत्री द्वारा योजना जो चलाई गई है काफ़ी अच्छी योजना है, इससे हमारे बच्चों को और हमको बहुत ही लाभ मिला है। ये सपना जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ तरह तरह की गतिविधियाँ पोषण माह में की जाती हैं। मेरा नाम मीना है और मैं सबौली में सेंटर चलाती हूँ। पोषण वाटिका में हरी सब्जियाँ जो खाने वाने के लिए होती हैं वो हम लोग लगाते हैं। गमलों में भी लग जाती है, हम लोग लाभार्थी को भी बताते हैं, वो लोग भी लगाते हैं। इस अभियान के अंतर्गत माताओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पोषण से घर घर में विश्वास, दे रहा पंखों को आकाश। अपनों का पोषण, सपनों का पोषण। तो अभी आपने देखा कि संतुलित भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज है 28 सितंबर और आज के दिन ही अमर शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था और साथ ही सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का भी जन्म हुआ था। इन दोनों महान हस्तियों को हम सबका शत शत नमन। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। और हमारा आज का विषय है किताबों की दुनिया।
जी हाँ, अगर जीवन में सफलता आसानी से प्राप्त करनी है तो किताबों से दोस्ती करनी होगी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मनोज सिंह चंदेल जी को। मनोज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं आस्था ढल जैन जी। आस्था मैम, आपका भी कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आप दोनों सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं। और इससे पहले कि हम आज की बातचीत आरंभ करें, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करें, आइए देखते हैं एक लघु फिल्म आज़ादी पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरुआत दिवस से शुरू किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को शुरू करने का महत्व भारत की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होना है, जिसके 75 सप्ताह पहले ही अमृत महोत्सव शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त प्रेरणा का अमृत। स्वतंत्रता का अमृत यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, स्वतंत्रता का अमृत। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें भारत आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी जी की विदेश से वापसी, देश को फिर से सत्याग्रह की शक्ति की याद दिलाना, लोकमान्य तिलक जी का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च और दिल्ली चलो का नारा भला कौन भूल सकता है। इतिहास के इस गौरव को याद रखने के लिए हर राज्य के हर क्षेत्र में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नमक उस समय भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। अंग्रेजों ने भारत की इस आत्मनिर्भरता को खत्म करने का प्रयास करने के साथ साथ उनके मूल्यों पर भी प्रहार किया था। उस समय भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर रहना पड़ता था। गांधी जी ने देश के इस पुराने दर्द को समझा और जनता से जुड़ी इस नब्ज को पकड़ने में सफल रहे। अभी आप देख रहे थे आज़ादी के अमृत महोत्सव से एक जानकारी, और आज का हमारा विषय है किताबों की दुनिया। हमारे साथ हैं मनोज सिंह चंदेल जी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है बुक फेयर। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुक फेयर ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार। हम लोगों ने 2003 में एक विधिवत पुस्तक मेले का आयोजन शुरू किया और दूरदर्शन केंद्र के सामने ही शुरुआत हुई थी। और पुस्तक मेला, जैसे कि आप इसके शब्द से ही जानकारी मिलती कि मेला जहाँ पे कि आपको एक ही छत में, एक ही प्रांगण में देश के जितने भी प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं, वितरक हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर आती हैं और हजारों हजार पुस्तकों को यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं, जिसको कि पाठक, पुस्तक प्रेमी आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और अपनी पसंद की पुस्तकों को यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने 2003 में इस पुस्तक मेले को शुरुआत की और धीरे धीरे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लखनऊ कला, संस्कृति, साहित्य का समृद्ध केंद्र रहा है। यहाँ से बहुत विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, जिनकी की जन्मभूमि भी रही है लखनऊ और कर्मभूमि भी रही है, उन्होंने यहाँ के साहित्य को, भारतीय संस्कृति को बहुत देश विदेश तक पहुँचाया है और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी दी है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोगों ने इस पुस्तक मेले को आयोजन शुरू किया और ये प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर माह में ही हम लोग इसको लगाते हैं। 2003 में जो शुरू हुआ था ये पुस्तक मेला, धीरे धीरे इसने अच्छा स्वरूप लिया। लखनऊ के पुस्तक प्रेमियों का, लखनऊ ही नहीं, आसपास के भी जो हमारे ज़िले हैं, शहर हैं, वहाँ से भी काफ़ी पुस्तक प्रेमी आते हैं और सभी वर्गों के लिए, सभी की रुचि के लिए यहाँ पर, चाहे वो साहित्य हो, कला हो, आपका व्यक्तित्व विकास से हो संबंधित, खान पान की कला हो और कॉम्पिटिशन्स की बुक्स, सबके लिए कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए तो विशेष रूप से बहुत सारे बच्चों की जो उनकी किताबें होती हैं, उनकी कला से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां होती हैं, ये सारी एक ही छत के नीचे उनको मिलता है
इसके साथ साथ 10 दिवसीय पुस्तक मेले में विभिन्न आयोजन भी हम लोग करते हैं, जिसमें कि पुस्तकों का विमोचन है, लेखक से मिलिए कार्यक्रम है, साहित्यिक परिचर्चा है और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। जी, बहुत बढ़िया। अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप पुस्तक मेले के 10 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स करते हैं। मैम, जैसा कि कहा जाता है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो आपने बुक फेयर लगाया हुआ है, तो कैसी उत्सुकता दिखाई दे रही है लोगों की? जैसे कि ये शब्द है पुस्तक मेला जी, तो उसको रेफ़र करा जा सकता है आज की युवा पीढ़ी के लिए। ये मेला नहीं बल्कि पुस्तकों का मॉल है, जी, जिसमें युवकों और सारे उम्र वर्ग के लोगों को पता है कि ये मॉल सिर्फ 10 दिन तक खुलेगा। तो वो इन 10 दिनों में पूरा इसका अच्छे रूप से इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जिसके लिए हम उत्सुकता जान सकते हैं कि मेला शुरू होने से पहले काफ़ी हद तक हमारे पास काफ़ी माध्यम से मैसेजेस, कॉल्स और सोशल मीडिया के थ्रू कि पुस्तक मेला की डेट कब आने वाली है, ये हमारे पास काफ़ी इस बारे में आता है। तो उससे पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं पुस्तक मेले को लेकर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब पुस्तक मॉल है, ना कि सिर्फ मेले तक सीमित है। बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि अभी आप आस्था जी ने बताया कि मॉल टाइप का हो गया है, मतलब सब कुछ एडवांस होता जा रहा है, तो डिजिटल का ज़माना है, तो ऐसे में बुक्स का कितनी इम्पोर्टेंस रह गई, किताबों की क्या महत्व रह गया है? देखिए, जहाँ तक पुस्तकों का महत्व है, पुस्तकों का महत्व है जीवन में। जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, विज्ञान और तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, डिजिटल जो आ रहे हैं, डिजिटल का भी अपना एक महत्व है जीवन में जी। लेकिन इसके बाद भी हम अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ तो काफ़ी कुछ डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग छोटे छोटे कस्बों में, छोटे नगरों में, गाँव में निवास करते हैं, पढ़ने के लिए और अन्य कारणों से ज़रूर वो बड़े शहरों में आते हैं। और आज भी बहुत सारे जो शिक्षा के हमारे प्राथमिक विद्यालय, स्कूल, कॉलेज हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही बहुत हैं। तो आज भी पुस्तक में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक पुस्तक कई लोगों के पास पहुंच सकती है, और अगर किसी के पास एक पुस्तक है और उसने उस पुस्तक को पढ़ लिया है तो वो किसी अपने मित्र को, किसी और दूसरे को भी भेंट कर सकता है, दे सकता है। तो आज भी भारत में मुझे लगता है ये ठीक है कि कुछ समय कम दे पा रहे हैं लोग पुस्तक प्रेमी और पाठक, लेकिन आज भी पुस्तकों का महत्व उतना ही है जीवन में जितना कि जल का है। जी, बहुत बढ़िया। सर, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, दोस्त होती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आज तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि आधुनिक युग में सभी के पास समय की कमी है जी। और हम जिनको मित्र भी कहते हैं, कभी कभी हम उनसे भी नहीं बात कर पाते हैं, और पुस्तकें हमारे पास रहती हैं, और आपके घर में 2-4 भी पुस्तकें हैं तो आप जब चाहें उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और 1-2 पन्ने भी पढ़ सकते हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि सिरहाने पे ही लोग पुस्तकें लेके पढ़ते हैं और वहीं पे रख के सो जाते हैं। तो पुस्तकों का महत्व तो जीवन में है ही है, बिल्कुल है, और आने वाले समय में भी रहेगा। जी, बहुत बढ़िया। आस्था जी, ये बताइए कि पुस्तकों को लेकर सबकी पसंद अलग अलग होती है, कोई अलग पुस्तक पसंद करता है, बच्चे अलग पुस्तक पसंद करते हैं, तो आपके बुक फेयर में किस तरह की पुस्तकें आजकल ज़्यादा बिक रही हैं? सबकी अपनी निजी पसंद है जी। मुझे ऐसा लगता है सबको अलग अलग तरीके की किताबें पसंद होती हैं, और हमारे पुस्तक मेले में हर प्रकार देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि बाहर से भी पब्लिशर आते हैं। जो पुराने पब्लिशर हैं, बड़े पब्लिशर हैं, वो तो आते ही हैं, उसके अलावा जो नए और छोटे पब्लिशर हैं वो भी आते हैं। अच्छा। तो आज के उसमें काफ़ी वैरायटी ऑफ बुक्स आप पुस्तक मेले में देख सकते हैं, और इसमें ज्ञानवर्धक, करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप, मनोरंजक और बच्चों से रिलेटेड काफ़ी तरीक़ों की किताबें मिलती हैं।
तो अगर हम देखना चाहें तो आजकल ज़्यादा रुझान लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप की किताबों की तरफ ज़्यादा है, और फिनेंशियल आपको कैसे मैनेज करना है, तो उसमें हमने युवाओं का ज़्यादातर ध्यान उस तरफ देखा है। इसके अलावा भी और जो मनोरंजन और करियर रिलेटेड किताबें हैं वो भी अच्छे लेवल पर उसकी बिक्री होती है पुस्तक मेले में। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। दर्शकों, बातें अभी और भी हैं, जानकारियां अभी और भी हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वर्ष हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आइए देखते हैं एक जानकारी बेगम हजरत महल पर। अवध की आन बान और शान बेगम हजरत महल। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली पत्नी हजरत महल, महान क्रांतिकारी, रणनीतिकार और कुशल प्रशासिका हजरत महल। बेगम हजरत महल में अनेक गुण विद्यमान थे। एक ऐसी लड़की जो कभी नर्तकी थी, अपने गुणों की वजह से महारानी बन जाती है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व करती है और इतिहास में एक अमर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज हो जाती है। बेगम हजरत महल के बचपन का नाम मोहम्मदी खातून था, फिर वो खातून से बेगम बन गईं। पुत्र बिरजिस कद्र के जन्म के बाद उन्हें हजरत महल की उपाधि मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया। हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कद्र के साथ लखनऊ में ही रहने का निर्णय कर लिया। अवध के अवशोषण के बाद मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया और लखनऊ में भी विद्रोह के ध्वज को फहराया गया, जो अवध के अन्य शहरों में बहुत तेजी के साथ फैल गया। लखनऊ एकमात्र ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों ने निवास भवन यानी रेजिडेंसी को नहीं छोड़ा और वो जब तक अपनी खोई सत्ता को वापस हासिल नहीं कर पाए तब तक विद्रोहियों का सामना करते रहे। हजरत महल इस विद्रोह को आगे लाने वाली मुख्य हस्तियों में से एक थी। नाना साहेब और मौलवी अहमदुल्ला शाह उनके सबसे करीबी सहयोगी थे। लखनऊ के रेजिडेंसी में ब्रिटिश सेना को राहत देने के लिए कानपुर से आउटरम और हैवलॉक पहुंचे। विद्रोहियों के साथ कुछ मुठभेड़ों के बाद आउटरम ने आलमबाग पर कब्जा कर लिया। कानपुर में अंग्रेजों की जीत से उनकी योजनाओं को एक और बड़ा झटका लगा। नवंबर के महीने में अंग्रेजी सेना के प्रमुख सेनाध्यक्ष सर कॉलिन कैंपबेल ने एक छोटे से सैन्य बल के साथ लखनऊ आने की योजना बनाई। बेगम ने एक युद्ध में दुश्मन का सामना किया, लेकिन उनका दल कमजोर पड़ गया। राजपाट छिन जाने के बाद भी बेगम ने हिम्मत नहीं हारी। वो हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहीं, लेकिन लखनऊ की जंग में अंततः वो पराजित हो गईं। इसके बाद वो अवध के देहातों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाए रखी। बेगम हजरत महल ने जब तक संभव हो सका अपनी पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजी सेना जीत गई। बेगम अपने बेटे के साथ नेपाल चली गईं। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने उन्हें शरण दी। 59 वर्ष की उम्र में बेगम का इंतकाल काठमांडू में हो गया। लखनऊ का हजरतगंज का इलाका बेगम के बलिदान की सदैव याद दिलाता रहता है। अभी आप देख रहे थे आज़ादी के यादगार पन्ने से बेगम हजरत महल पर एक जानकारी। नमस्ते यूपी कार्यक्रम में आज का विषय है किताबों की दुनिया। कहते हैं किताबें व्यक्ति के जीवन का आधार होती हैं।
मनोज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन लाइब्रेरी जो होती है, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन जो भारत में हुआ है, इससे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो ऐसे में युवाओं के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठा पाते हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे जैसे तरक्की हो रही है और ई बुक्स और ई लाइब्रेरीज़ का चलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ई लाइब्रेरी का सबसे जो एक अच्छा पक्ष है कि कहीं से भी कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी, जैसा कि मैंने अभी कहा, आज भी किताबों के प्रति लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है, और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जो कि किताबों को पसंद करते हैं, ले जाते हैं। और मुझे ये लगता है कि जो पुस्तकों का व्यवसाय है, पिछले 2-3 वर्षों में जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से सभी पे असर पड़ा है, और पुस्तक व्यवसाय पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है, और बहुत सारे हमारे जो प्रकाशक हैं उनको भी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। बहुत सारे प्रकाशकों ने अपना प्रकाशन कम कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे देश में एक जो कुशल नेतृत्व है, और जिन्होंने कि सभी क्षेत्रों में एक भारत को विश्व गुरु बनाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है, तो वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या और दूसरे क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में लोग बहुत ही उत्साह उमंग से आगे आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा आपको कि आज भी जो समृद्ध साहित्य है हमारा, सबसे ज़्यादा उसकी ही मांग होती है जी। जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आते हैं लखनऊ, और जितने भी हमारे साहित्यकार, कवि, लेखक हुए हैं उनकी बहुत सारी किताबें लेके आते हैं, हज़ारों किताबें लेके आते हैं। आज भी उनकी मांग उतनी ही है इस डिजिटल युग में। और एक और भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि युवाओं में एक नया जोश आया है जी। कि वो कुछ ना कुछ लिखना चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या और इस तरीके के हो, जिनको कि हम लोग बहुत छोटे छोटे ब्लॉग्स के रूप में जानते हैं। तो आजकल अपने विचारों को, अपनी किसी चीज़ को ब्लॉग्स के माध्यम से भी लोग ला रहे हैं, और ब्लॉग्स के बाद भी लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर उनकी ये किताब के रूप में आ जाए, या उन्होंने अगर कोई कहानी या इस तरीके की कोई चीज़ लिखी है तो वो पुस्तक के रूप में छप जाए। तो आप ये देखें कि पुस्तकों के प्रति, पुस्तक अगर छप जाती है तो एक धरोहर हो जाती है जी। युवाओं में अभी भी आकर्षण है। बिल्कुल आकर्षण है, बहुत आकर्षण है। और मैं ऐसे बहुत सारे युवा लेखकों को और बहुत सारे ऐसे युवा, इसमें एक और भी चीज़ है कि सिर्फ युवाओं में पुरुष ही नहीं जी। बहुत सारी जो हमारी युवा युवतियां हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। और ये ज़रूर है, मैं ये भी आह्वान करूँगा लोगों का कि जैसे कि हमें किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कोई ना कोई गुरु होना चाहिए हमारा जी। बिल्कुल, चाहे वो संगीत हो या और दूसरा भी कोई हो। तो हम ये चाहेंगे कि अगर आपको उनसे संपर्क है, बहुत सारे हमारे जो साहित्यकार, कवि अभी भी हैं, लखनऊ तो समृद्ध है ही है, लखनऊ में अभी भी है वो, तो उनसे संपर्क करें। और आने वाले समय में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा हैं जिनको कि लेखन का शौक़ है, उनको हम कैसे गाइड करें, कैसे उनकी किताब छप सके। हमारे यहाँ बहुत सारी जो प्रकाशक आते हैं वो इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं हैं, वो प्रोत्साहन देते हैं युवाओं को। और हमारे जो संस्थान है, भारतीय संस्थान है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और चाहे वो देश में हो, हमारे प्रदेश में भी बहुत अच्छे अच्छे संस्थान हैं, चाहे वो हिंदी के हों, उर्दू के हों, संस्कृत के हों, सभी भाषाओं के हैं। और वो लोग भी बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं युवाओं को, उनकी किताबों को लिखने के बाद छापने में बहुत सारा प्रोत्साहन देते हैं। तो अगर ऐसे जो भी युवा हैं या जिनको भी इस तरीके की कोई जानकारी चाहिए, हम स्वागत करेंगे, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको
भरसक कोशिश करेंगे मदद करने की। बहुत अच्छी बात बताई मनोज जी ने। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि बातें अभी और भी हैं, जानकारियां अभी और भी हैं, लेकिन समय समय पर सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो हम सब के लिए काफ़ी लाभान्वित हो सकती हैं। तो इनको देखिए, इनको समझिए और इसका लाभ उठाइए। तो आइए देखते हैं एक सरकारी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वह मुद्रा योजना लोन के तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की यह सोच है कि आसानी से लोन मिलने पर बड़े पैमाने पर लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे। इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। नमस्ते यूपी में आज का हमारा विषय है किताबों की दुनिया। कहते हैं अगर आपके पास एक बगीचा और एक पुस्तकालय है तो आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। जी हाँ, हमारे साथ हैं आशा जी। आशा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम महिलाओं की बात करें या ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ पर पुस्तकों का कितना महत्व है? युग बदल रहा है जी, और इस बदलते युग के साथ हम देख सकते हैं कि महिलाओं पर काफ़ी साहित्य उपलब्ध है। महिलाओं का अब रीच सिर्फ खाना बनाने वाली किताबों तक सीमित नहीं रह गया है। ना वो लिखने वाली लेखक महिलाएं और ना पढ़ने वाली। बहुत ब्रॉड रूप में महिलाओं के ऊपर पिछले 2 दशकों से हम देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी किताबें महिलाओं के साहित्य पर उपलब्ध हैं, उनकी जीवनियाँ उपलब्ध हैं। काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके लीडर्स आज की डेट में महिलाएं हैं, और उन महिलाओं पर करते हुए काफ़ी लेखकों ने भी ऐसी किताबें निकाली हैं जो उनकी जीवन शैली पर बेस्ड है जी। वो मोटिवेट करने के लिए और महिलाओं को और इन्वॉल्व करने के लिए किताबों के प्रति, और वो कहीं ना कहीं शायद असर भी करा है, क्योंकि अब महिलाएं रीडर के तौर पर सामने आ रही हैं। उनकी चॉइसेस सिर्फ कुकरी किताबें या घरेलू किताबों तक सीमित नहीं हैं। वो जानना चाहती हैं दुनिया में क्या हो रहा है, हर चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल वो हर जगह अपना जानना चाहती हैं। और ये बात सिर्फ हमारा देश बहुत सारे छोटे कस्बों और छोटी छोटी नगरों से बना हुआ है। मेट्रो सिटीज़ में तो हम ये बहुत आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अब हम छोटे शहर के कस्बों में भी देख सकते हैं कि महिलाएं और आजकल की जो युवतियां हैं वो इस तरफ काफ़ी महिलाओं के साहित्य की तरफ काफ़ी उनका रुझान रहता है। और साथ ही वो अपने साथ, भले ही उनकी रिलेशन में थोड़े एज में ज़्यादा हो, वो पढ़ नहीं सकते हो, तब भी उनको वो सामने नरेट करके और वो करके समझाती हैं कि ये दुनिया इस 4 दीवारी के बाहर, किचन के बाहर भी कह सकते हैं है। तो हम ये काफ़ी चेंज देख सकते हैं। इसके अन्यथा हम ये भी देख सकते हैं कि कई बार किताबों के अलावा किताबों पे चर्चा करने के लिए, किताबों के विषय में हैवी ड्यूटी डिस्कशंस करने के लिए भी काफ़ी महिलाएं आगे आती हैं। वो सिर्फ किताबों को पढ़कर साइड में रखने के लिए नहीं, पर किताबों के विषय में अच्छे से चर्चा की जाए। लेखक से मिले कार्यक्रम में हम देख सकते हैं कि वो काफ़ी रूप से प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा कई महिलाएं को शौक भी चढ़ा है, जो कभी किताबें पढ़ती थी, कि अब वो नई किताबें लिखें। हमारे पास डेली कहीं ना कहीं नई युवतियाँ छोटे छोटे कस्बों से, लखनऊ के आसपास के कस्बों से आती हैं, जो
कवि मुशायरा इन सब जैसी जगहों पे पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, उन्होंने कविताएं या छोटी छोटी पोस्ट लिखना स्टार्ट किया है। इन सब नारी बेस्ड, विमेन एम्पावरमेंट बेस्ड साहित्य को पढ़ते पढ़ते उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है जी। तो काफ़ी हद तक लोगों में बदलाव, महिलाओं में इस चीज़ को लेकर आया है। जी, बहुत बढ़िया। मनोज जी, अभी आप बता रहे थे कि 10 दिवसीय कार्यक्रम में आप कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाते हैं, उसके बारे में ज़रा हमें डिटेल से बताइए। जैसे कि हमारा जो पुस्तक मेला है प्रातः 11 बजे शुरू होता है, रात्रि के 9 बजे तक रहता है और सुबह से ही कार्यक्रम लग जाते हैं, जिसमें कि किताबों का विमोचन है, लेखक से मिलिए कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन, मुशायरा और इसके अलावा बहुत सारे प्रकाशक हैं, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं, वो बहुत सारे जो हमारे लेखक साहित्यकार हैं उनको सम्मानित करने के भी बहुत सारे आयोजन इस पुस्तक मेले में करते हैं। अच्छा। और प्रतिदिन लखनऊ के जितने भी समृद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक हैं, वो एक बार ज़रूर 10 दिन में ज़रूर वो पुस्तक मेले में उनका जो रूटीन होता है वो बदल जाता है और वो अपने दूसरे जो प्राथमिक वाले कार्य हैं उनको छोड़ के बाकी और जो कार्य हैं उनको वो 10 दिन तक स्थगित रखते हैं और पुस्तक मेले में ही आते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से घर से नहीं निकले और हम लोग, ये भी एक चमत्कार है कि इतनी बड़ी महामारी में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, उसके बाद भी हमने जिस तेज़ी से इस पे काबू पाया है एक कुशल नेतृत्व के माध्यम से, तो आज सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरी इनसे भेंट पिछले वर्ष के पुस्तक मेले में हुई थी। तो सारे दिन गतिविधियां चलती रहती हैं और सुबह से ही लोग आना शुरू कर देते हैं। जहां पर हमारा पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है ये दूरदर्शन केंद्र के पास में ही है और ये हृदय है लखनऊ का। इसके आसपास बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स सभी हैं आसपास, तो सभी वर्ग के लोग आते हैं और वहाँ पर सबके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ पर आके वो बैठ सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी जो आते हैं, छोटे बच्चे अगर घूम रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग वहाँ पर बैठ सकते हैं। आज भी बहुत से उत्कृष्ट साहित्य हैं जो छोटे शहरों और कस्बों तक नहीं पहुँच पाते, इसका क्या कारण है? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की जो हमारी थीम है वो यही है कि हर घर पुस्तकालय। जी, मुझे आज भी याद है सन 2013 में हमारे प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लखनऊ पुस्तक में आए थे और उन्होंने आह्वान किया था कि हमें हर घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाना चाहिए और वो 1-2 किताबों से ही शुरू हो सकता है। हमने इस वर्ष इस थीम को लिया है, हमारी इस योजना को आगे और लोगों तक पहुंचाने की भी है और हम ये चाहेंगे कि जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आएँ और अपनी रुचि की कोई भी पुस्तकें लें। जी, बहुत बढ़िया। आस्था जी, आजकल जो फ़ोन का ज़माना आ गया है, इसके ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को फ़ोन दिलाते हैं, गिफ्ट फ़ोन करते हैं और बच्चों को भी गिफ्ट में बुक्स लेने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि उनको फ़ोन गिफ्ट किया जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे हमारा जो देश है वो गिना जाता है यंग देश में, उसमें मेजॉरिटी लोग युवाओं की है। तो हमारे पास इतने बच्चे हैं कि आज भी स्कूल्स में वो अच्छी अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी अच्छी किताबों से घिरे हुए हैं। अभी भी हमारे स्कूल्स में डिजिटल लैपटॉप और उसके थ्रू पढ़ाना अभी भी शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी टीचर्स और स्कूल का मेन ये होता है कि बच्चे किताबों को देखें। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि बच्चों का किताबों के प्रति रुझान काफ़ी है। हालांकि वो डिजिटल उसकी वजह से थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है उनका अटेंशन, बट ये दायित्व कहीं ना कहीं माँ बाप का है। अगर बच्चे, जैसे कि देखा जाता है कि माँ बाप जो करते हैं या कोई उनको जो गाइड करता है, जो उनको पसंद होता है, वो जैसा करते हैं वो उनको वैसा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये माँ बाप का भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है कि वो भी मोबाइल और स्क्रीन टाइम अपना कम करके किताबों की तरफ बढ़ें, ताकि बच्चे उनको देख देख कर और सीखें। सिर्फ वो 5-6 घंटे के स्कूल तक उनकी किताबें सीमित नहीं रहे, घर आके जो वो मेजॉरिटी ऑफ आवर्स अपने दिन के बिताते हैं वो ये सीखें कि
किताबों में ही मेन असली दुनिया है जी। जिसको वो डिजिटल फॉर्म में अपने दिमाग में 3D रूप में सोच सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आपने बताया, पैंडेमिक में जब हम बच्चे घर पे पढ़ाई करते थे तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करते थे जी। और अब जब वो स्कूल जाने लगे हैं तब भी डिजिटल हो गया है, स्कूल में जैसे बोर्ड भी और वैसे ही दिखाया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल है कि 2 साल तकरीबन बच्चों ने काफ़ी इस चीज़ में सफ़र किया। बच्चों को देखते देखते माँ बाप को भी बहुत दुख हुआ कि हम जिस किताबों की खुशबू में बड़े हुए हैं वो बच्चे उनको पीछे छोड़ के आज कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के यही नॉलेज ले रहे हैं। स्कूलों में भी ये काफ़ी तकनीक अपनाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा ये तकनीकों के अलावा टीचर्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को अभी भी ऑफलाइन लाइब्रेरी स्कूल में जो मौजूद हैं उसमें लेकर जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जो हम बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो चित्र और वो देखकर बढ़ता है। तो वो कोशिश ज़रूर होती है कि उनको दोनों में बैलेंस रहे, कि वो चित्र डिजिटल फॉर्म में देखें और सुने, लेकिन उनको भी ये कहीं ना कहीं सबको पता है कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं, पन्ने आगे पीछे करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन पावर है वो हमारी बढ़ती है। तो चित्र तो वो वहाँ से दिखाते हैं, लेकिन अभी भी वो बैलेंस क्रिएट करके किताबों की तरफ बच्चों का रुझान बनाए रखने में पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी उसी में सपोर्ट करती है। जैसा कि अब साइंस भी इस बात को अग्री करता है कि जितनी भी ई बुक्स आ जाएं, बट किताबों को पढ़कर इंसान का जो दिमाग है वो ज़्यादा रिटेन कर पाता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन चीज़ें वो पढ़कर या देखकर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई कि किताबों में एक अलग ही आकर्षण होता है। दर्शकों, बातें अभी और भी हैं, जानकारियां अभी और भी हैं। हम मिलेंगे आपसे इस खूबसूरत से गीत के बाद। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते यूपी में, और आज का हमारा विषय है किताबों की दुनिया। किताबें मनुष्य के भावनात्मक और मानसिक रूप से उनको स्वस्थ करती हैं। हमारे साथ हैं आस्था जी। आस्था जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किताबों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? किताबों के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए ही ऐसे मेले लगाए जाते हैं। ये पुस्तक मेला जो कि 20 साल पहले 19वें वर्ष में है अपने, जो शुरू हुआ था जी। वो वो लगभग थोड़े बहुत पब्लिशरों के साथ शुरू हुआ था, सिर्फ इसी उससे कि किताबों का रुझान वापस शुरू हो। समय देखते देखते काफ़ी बदलाव आया और डिजिटल दुनिया बहुत तेज़ी से आने लगी सामने। इसके अलावा भी, इसको देखते हुए भी हमने देखा कि तब भी पुस्तक मेले में भीड़ की कमी नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि पुस्तकों की तरफ अभी भी वही पुराना प्यार लोगों के दिल में मौजूद है, वो कहीं ना कहीं दब गया है, उसको उजागर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे मेले हर शहर में लगने चाहिए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई। मनोज जी, हम आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि अगर हम पब्लिशिंग की बात करते हैं तो यूके और यूएस के बाद भारत सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ा बाजार है। तो ऐसे में क्या आंकड़े क्या संतुष्ट करते हैं हमें? बिल्कुल, अभी एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि भारत विविधता का देश है और हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर क्षेत्र की भाषा है। हिंदी तो हमारी है ही, अपनी मातृभाषा है, इसके साथ राष्ट्रीय भाषा भी है हिंदी, और बहुत सारी भाषाएं हैं। आज भी जो हिंदी का प्रकाशन है वो बहुत बड़ा है, और भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कि भारतवंशी वहाँ जाकर बसते हैं। बहुत सारे प्रवासी हैं जो कि आज दूसरे देशों में जाकर बसे हैं, तो वो भी इस बात को कोशिश करते हैं कि वो अपनी मातृभाषा, चाहे उनकी जो भी मातृभाषा हो, जिस क्षेत्र के हो भारत के, वो अपनी मातृभाषाओं में पुस्तकों को मंगाने की कोशिश करते हैं। हम यही चाहेंगे, सरकार की तरफ से बहुत अच्छे प्रयास होते ही हैं प्रकाशन उद्योग के लिए। प्रकाशन उद्योग को भी पिछले 2-3 वर्षों में बहुत नुकसान हुआ और उम्मीद है कि इसमें भी चीज़ें धीरे धीरे करके सामान्य हो रही हैं। समय की हमारे साथ बहुत कमी है। तो आस्था जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। हमें इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। नमस्कार।